गुड मॉर्निंग दोस्तों, यूर वेलकम ऑन माई चैनल AP सन्स टीचिंग सेंटर। माई नेम इज़ अरविंद। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ज़िंदगी में सफल होने का केवल एक ही की है, वो है हार्ड वर्क। और इसी के साथ हम लोग अपना चैप्टर शुरू करते हैं। जैसा कि हम सभी ने ऑलरेडी पार्ट 1 और पार्ट 2 ग्लैंड्स का डिस्कस कर चुके हैं। अब पार्ट 3 में, जो कि ये फाइनल इसका पार्ट है, इसमें आपका ग्लैंड्स फिनिश हो जाएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। हमने अभी तक हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड्स, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, यहाँ तक सारी चीज़ों को अच्छे से समझ भी लिया है और देख भी लिया है कि इससे कौन कौन से इसके फंक्शंस होती हैं और उसकी ज़्यादा सेक्रेशन से या उसके कम सेक्रेशन से कौन कौन से हमको डिजीज़ होती हैं। पूरा उसका पिक्चर्स, हर एक चीज़ हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, देख लिया है, उसको समझ लिया है। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं थाइमस ग्लैंड के साथ। अगर हम लोग थाइमस ग्लैंड की बात करें तो थाइमस ग्लैंड जो होता है, थाइमस ग्लैंड वो हमारा जो सीना होता है, हमारी जो चेस्ट होती है, उसके एकदम मिडिल में होता है। कहाँ होता है? हमारे चेस्ट की मिडिल में प्रेजेंट होता है। और ये जो बच्चे होते हैं ना, बच्चों के अंदर ये बड़ा होता है और बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड होता है। वेल डेवलप्ड, वेल फंक्शनड एक जो ऑर्गन होता है वो किस में होता है? बच्चों के अंदर होता है। लेकिन अगर हम बात करें एडल्ट्स के अंदर, यानी हम जैसे लोगों के अंदर या फिर आप लोगों के अंदर, जैसे कि अगर जो बड़े हो जाते हैं धीरे धीरे, यही इनकी साइज़, इनकी थाइमस ग्लैंड की साइज़ जो होती है वो धीरे धीरे घटती जाती है। और इनका जो फंक्शन है, इनका जो एक तरह से जो ये हार्मोन्स को ये रिलीज़ करती हैं, वो हार्मोन्स का सेक्रेशन इनका धीरे धीरे कम होते चला जाता है। अगर हम फिगर्स भी इसका देख लें तो बहुत बढ़िया से हमको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी थाइमस ग्लैंड दिखता कैसा है। देखिए, थाइमस ग्लैंड जो बच्चे होते हैं न्यू बॉर्न बेबी में देखेंगे तो इसकी साइज़ देख रहे हैं कितनी बड़ी है, इतनी बड़ी है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें एडल्ट्स की, तो ऑन द अदर हैंड एडल्ट्स के अंदर में केवल इतनी छोटी सी रह करके सिमट जाती है, यानी कि डिक्रीज़ होता रहता है ये पूरी थ्रू आउट ये इसकी लाइफ में, पूरे थ्रू आउट लाइफ ये डिक्रीज़ होता रहता है जब एडल्ट्स वो होते जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि थाइमस ग्लैंड करता क्या है और थाइमस ग्लैंड कौन सा हार्मोन जो होता है वो रिलीज़ करता है। अगर हम बात करें थाइमस ग्लैंड की, तो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर में कि ये एक लिम्फेटिक ऑर्गन है। जैसे लिम्फेटिक ऑर्गन में आपका थाइमस हो गया, स्प्लीन, हम लोगों ने भी स्प्लीन के बारे में भी देखा था कि जो स्प्लीन है वो भी एक लिम्फेटिक ऑर्गन है। तो इस तरीके से ये आपका थाइमस के बारे में कहीं ना कहीं एक व्यू आपको बन जाता है कि एक लिम्फेटिक सिस्टम, यानी कि एक इम्यून सिस्टम का एक पार्ट है, हम जो कि बहुत पहले से ही लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में अच्छे से समझ चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि थाइमस ग्लैंड एक तरह से इम्यून सिस्टम का काम करेगा। ये क्या हार्मोन रिलीज़ करता है? ये हार्मोन रिलीज़ करता है आपका थाइमोसिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? थाइमोसिन हार्मोन। अब ये याद करना बहुत आसान है। थाइमस ग्लैंड है, थाइमोसिन, थाइमोसिन हार्मोन फंक्शन क्या करता है? जो थाइमोसिन हार्मोन होती है मेक्स वाइट ब्लड सेल्स कॉल्ड टी लिम्फोसाइट्स। अब टी लिम्फोसाइट्स की अगर बात की जाती है तो वी इजीली गेट अंडरस्टैंड अबाउट टी लिम्फोसाइट मीन्स इट इज़ अबाउट इम्यून सिस्टम। ये इम्यून सिस्टम की बात करता है, ठीक है। अगर ये इम्यून सिस्टम की बात कर रहा है तो कहीं ना कहीं भाई टी लिम्फोसाइट्स, वाइट ब्लड सेल्स की बात तो होगी ही होगी। ये एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है इम्यून सिस्टम का एंड दे रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ इन बेबी। जो बच्चे होते हैं अगर उनमें देखोगे आप तो बच्चे बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहे होते हैं, छोटे से उनकी हाइट धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। तो दैट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ दिस थाइमस ग्लैंड। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड फॉर दी चिल्ड्रन। जो बच्चे होते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये उनकी ग्रोथ में, उनकी एक तरह से इम्यून सिस्टम को बनाने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका क्या होता है, रोल होता है। अगर हम बात करें तो अगले हमारे ग्लैंड की बारी आ जाती है, तो वो है एड्रेनल ग्लैंड। कौन से ग्लैंड है? एड्रेनल ग्लैंड। क्या करता है एड्रेनल ग्लैंड और होता कहाँ है ये? एड्रेनल ग्लैंड की बात करें तो जो ये एड्रेनल ग्लैंड होता है ये हमारी जो किडनी होती है उसके ऊपर होता है। कहाँ होता है? जो हमारी किडनी होती है उसके टॉप पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसी प्रेजेंसी की वजह से इसको सुप्रा रेनल ग्लैंड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सुप्रा रेनल ग्लैंड।
अब आप सोच रहे होंगे कि हो सकता है आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि ये किडनी के ऊपर या टॉप में प्रेजेंट होने की वजह से इसको सुप्रा रेनल ग्लैंड क्यों कहा जाता है। सुप्रा, जहाँ देखो हमारे बायोलॉजी के टर्म में जो चीज़ें ऊपर होती हैं, यानी कि अगर सुपीरियर में प्रेजेंट होती है तो उसको सुपर टर्म लगाया जाता है वहाँ पे, और अगर वो नीचे होती है तो वहाँ पे इन्फीरियर टर्म लगाया जाता है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने हार्ट अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ पे सुपीरियर वेना कावा आता है और इन्फीरियर वेना कावा आता है। जब सुपीरियर वेना कावा आता है तो इसका मतलब वो वेना कावा हमारे हार्ट के ऊपर है, और इन्फीरियर वेना कावा है तो इसका मतलब वो हमारे हार्ट के नीचे है। इसी तरीके से यहाँ सुप्रा रेनल है, यानी कि सुप्रा रेनल है, यानी कि ये हमारे जो एक तरह से वो जो आपकी किडनी है उसके अपर में स्थित है। इसी वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुप्रा रेनल ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, इट इज़ प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ द किडनी। अब देखो अगर हमको पढ़ना है एड्रिनल ग्लैंड को तो हमको एक अच्छे तरीके से इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करके इसको पढ़ना होता है। क्यों इसको ऐसा करना होता है, क्योंकि इसको दो हिस्से से इसके हार्मोन्स रिलीज होती हैं। एक होता है मेडुला और एक होता है कॉर्टेक्स। कौन सा होता है, एक होता है मेडुला, एक होता है कॉर्टेक्स। जब इसको हम काटते हैं एड्रिनल ग्लैंड को, जब हम लोग काट करके देखते हैं तो हम लोग को समझ में आता है कि एक ऊपर का हिस्सा होता है जिसे हम लोग कॉर्टेक्स बोलते हैं, और एक इंटर का होता है जिसे हम लोग मेडुला बोलते हैं। अंदर में मेडुला होता है, अपर में कॉर्टेक्स होता है। अगर देख रहा हो इसके फिगर तो हम लोग फिगर से अच्छे समझ जाएंगे कि कैसे होता है। जैसे ये है हमारा किडनी, किडनी के अपर साइड में हम देखें तो ये रहा हमारा जो अपर साइड में, ये है सुप्रारेनल ग्लैंड है, यानी कि एड्रिनल ग्लैंड है। और अगर हम बात करें इसके देखने की कि मेडुला और कॉर्टेक्स कैसा होता है, तो ये देखिए आपका जो सबसे ये अगर ये बात करें तो ये वाला जो पूरा पोर्शन है आपका, ये वाला पूरा का पूरा पोर्शन जितना है, ये सारी की सारी हमारी क्या है, ये सारी की सारी हमारी कॉर्टेक्स कही जाती है। ये हो गया हमारा कैप्सूल ऊपर वाला पोर्शन, और ये हो गया मेडुला जो डार्क कलर में आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका पूरा हो गया मेडुला। ठीक है, तो इस फिगर से हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं कि किस तरीके से या फिर क्या चीज़ें कहना चाह रहा है ये। चलिए हम लोग अब बात करते हैं कि ये कौन कौन सी हार्मोन्स रिलीज़ करती हैं। अगर बात करें इसके अंदर के हिस्से की, जो जिसे हम लोग मेडुला बोल रहे हैं, ये सिक्रेट करती हैं दो हार्मोन्स। ध्यान से सुनिए, ये दो हार्मोन्स रिलीज़ करती हैं। एक होता है एड्रेनलिन और एक होता है नॉन एड्रेनलिन। ध्यान से सुनिए, पहला होता है एड्रेनलिन, दूसरा होता है नॉन एड्रेनलिन। जो एड्रेनलिन होता है इसको एक और नाम दिया जाता है, एक नाम से और इसको बुलाया जाता है, वो है एपिनेफ्रीन। क्या नाम है, एपिनेफ्रीन। जो और जबकि जो हमारा नॉन एड्रेनलिन है उसको नॉर एपिडेफ्रिन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नॉर एपिडेफ्रिन बोला जाता है। ठीक है, नॉर एपिनेफ्रिन इसको बोला जाता है। ये दोनों हार्मोन्स एक साथ काम करती हैं। ये दोनों हार्मोन्स एक साथ काम करने का मतलब क्या हुआ, अगर एड्रेनलिन कहीं पे पहुंचेगा तो वो हार्ट रेट को इंक्रीज़ कर देगा। क्या कर देगा, हार्ट रेट को इंक्रीज़ कर देगा। जबकि वहीं अगर हमारा नॉन एड्रेनलिन पहुंच जाए, क्योंकि दोनों एक ही साथ जा रहा है, तो वो क्या करता है, ये जो हार्ट रेट बढ़ रहा है इसको बैलेंसिंग का काम करता है कि इसको कंट्रोल किए रहो, ज़्यादा ना बढ़े, ज़्यादा दिक्कत ना करे। ठीक है, हार्ट रेट एक हार्ट रेट बढ़ाता है तो एक हार्ट रेट कम करता है, एक ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है तो एक ब्लड प्रेशर को कम करता है, एक स्ट्रेस को इंक्रीज़ करता है तो एक स्ट्रेस को डिक्रीज़ करता है। तो हमारे जो मेडुला का पोर्शन होता है वो दो हार्मोन्स को रिलीज़ करती हैं, एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन, जो कलेक्टिवली काम करती हैं। कैसे काम करती हैं, कलेक्टिवली काम करती हैं, और एक तरह से दोनों एक दूसरे के अपोजिट अपने अंदर में क्वालिटीज़ रखती हैं। ठीक है, और इन्हीं दोनों हार्मोन्स को एक साथ जब मिला दिया जाता है तो इन दोनों हार्मोन्स को एक नाम से और बुलाया जाता है। कभी अगर आपके एग्जाम्स में या फिर कभी कोई आपके सामने डिस्कस कर ले तो आपको कम से कम कन्फ्यूज़न ना हो कि यार ये तो हम पढ़े ही नहीं हैं। ये टर्म है आपका कैटेचोलैमिन्स। क्या है, कैटेचोलैमिन्स। These both two hormones that is secreted by the part of medulla in the adrenal gland is collectively called कैटेचोलैमिन्स। क्या बोला जाता है, कैटेचोलैमिन्स इनको बोला जाता है। दे वर्क टुगेदर इन द ब्लड स्ट्रीम, हमने अभी ये डिस्कस किया। दीज हार्मोन्स आर ऑल्सो नोन एज स्ट्रेस हार्मोन। इनको हम लोग स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं क्योंकि ये एक स्ट्रेस को बढ़ाता है तो एक स्ट्रेस को कम करता है। अगर दूसरा देखिए, इसको इमरजेंसी हार्मोन्स भी बोलते हैं, इसको फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन्स भी बोला जाता है। आपसे एग्जाम में ये पूछ लिया कि विच हार्मोन इज नोन एज मतलब कैटेचोलैमिन्स, इज कैटेचोलैमिन्स नोन एज फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन्स। तो आपके पास जब आप ये जानोगे ही नहीं कि कैटेचोलैमिन्स इन्हीं को बोला जाता है, जो हमारे मेडुला जो पार्ट होता है एड्रिनल ग्लैंड का, जो सेक्रेट करता है
कौन कौन से हार्मोन को, एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन को। तो भाई जब ये जानोगे ही नहीं तो कैसे बता पाओगे इसका आंसर। किसी को हम लोग फाइट एंड फ्लाइट यानी लड़ो और उड़ो वाला जो एक तरह से हार्मोन बोला जाता है, इसी को बोला जाता है आपका इमरजेंसी हार्मोन्स भी इसको बोला जाता है। अगर हम उसको फंक्शन की बात करें कि हार्मोन्स किस तरीके से फंक्शन करती हैं, तो ये बेसिकली क्या होता है कि जो कैटेचोलेमिन्स होती हैं ये हार्ट रेट को बढ़ा देती हैं, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देती हैं, ब्लड ग्लूकोज लेवल को और अलार्म स्टेज ऑफ स्ट्रेस रिस्पॉन्स को ये क्या करती हैं। जैसे कि स्ट्रेस रिस्पॉन्स मतलब समझ रहे हैं, जैसे कि अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो आपके सामने कोई भी ऐसी दिक्कत आ जाए तो यही आपको अलार्मिंग करता है कि एकदम तैयार हो जाओ, ठीक है। तो और दूसरी तरीके से इसको कंट्रोल करने का काम भी इसी में आपका दूसरा हार्मोन भी प्रेजेंट होता है, हम जानते ही हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कॉर्टेक्स की, किसकी बात करते हैं, एड्रेनल कॉर्टेक्स की अगर बात करते हैं, तो ये जो होता है ये जो मेजर ग्रुप ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन्स को रिलीज़ करता है। वी डू यू नो अबाउट स्टेरॉयड्स, जो जिम करते हैं उन सब के लिए स्टेरॉयड्स की रिक्वायरमेंट होती है। वो बॉडी के अंदर में स्टेरॉयड्स को इंटेक करते हैं और कभी कभी ये स्टेरॉयड को इतना ज़्यादा इंटेक कर लेते हैं कि ये इनकी बॉडी को क्या करने लगता है, डैमेज करने लगता है, नुकसान करने लगता है। ये हमारी हार्मोन्स हैं, ये जो एड्रेनल कॉर्टेक्स है ये भी एक स्टेरॉयड हार्मोन्स को क्या करती हैं, रिलीज़ करती हैं, जिन्हें हम लोग एक साथ कार्टिकोस्टेरॉइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स बोलते हैं। ध्यान से समझिए, उसको हम लोग बोल रहे थे क्या, उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, कैटेचोलेमिन्स बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे, कैटेचोलेमिन्स बोल रहे थे। जबकि इसको हम लोग एड्रेनल कॉर्टेक्स में जो हार्मोन्स हैं उनको एक साथ में अगर बात करें तो इनको हम लोग कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स बोलते हैं। ये बहुत बार आया हुआ है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स टर्म, किससे समझ में आएगा, तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स टर्म समझ में आता है जो एड्रेनल कॉर्टेक्स होता है उसके द्वारा रिलीज़ किए गए जो हार्मोन्स होती हैं। और ये हार्मोन्स कितनी होती हैं, ये 3 नंबर्स में होती हैं। कितनी होती हैं, ये 3 नंबर्स में होती हैं। ये 3 होती हैं जो 3 तरीके के हार्मोन्स को रिलीज़ करती हैं, जिनको हम लोग कलेक्टिवली बुलाते हैं क्या, इनको हम कलेक्टिवली बुलाते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। क्या बोलते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स उनको बोला जाता है। आइए हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं एक एक हार्मोन्स को बहुत अच्छे से, ठीक है। जो सबसे पहला हार्मोन होता है इसको हम लोग बोलते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। क्या बोलते हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। दूसरा होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड तीसरा होता है सेक्स हार्मोन्स। सबसे पहला हम लोग शुरू करते हैं मिनरल कॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। मिनरल कॉर्टिकॉइड्स को हम लोग एल्डोस्टेरॉन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्डोस्टेरॉन भी बोलते हैं। देखो नाम से ही समझ में आ रहा है कि मिनरल कॉर्टिकॉइड्स का मतलब मिनरल से संबंधित है। ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का मतलब ये हो गया, ये मिनरल से संबंधित है। ये मिनरल को कंट्रोल करने का काम करता है ब्लड के अंदर में। इट हेल्प्स इन द रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स इन द बॉडी। इट इज़ इंपॉर्टेंट इन रेगुलेशन ऑफ द मिनरल्स स्पेशली सोडियम एंड पोटेशियम आयंस। ये जो स्पेशल जो हमारी आयंस होती हैं, जो कौन कौन सी, स्पेशली आपकी सोडियम और पोटेशियम, इन दोनों आयंस की बैलेंसिंग की काम करती है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, या फिर जिसको हम लोग एल्डोस्टेरॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्डोस्टेरॉन। या तो एल्डोस्टेरॉन आपके एग्जाम में आ जाए या फिर मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स आ जाए, बोथ आर सेम। तो याद रखिए, कोई भी दे देगा कि एल्डोस्टेरॉन कौन सेक्रेट करता है, तो आप बताएंगे कि एड्रेनल कॉर्टेक्स करता है। और आपको पूछ ले एग्जाम में कि एल्डोस्टेरॉन किस तरीके से फंक्शन करता है, तो आपका एल्डोस्टेरॉन जो होता है वो किस तरीके से फंक्शन करता है, ये रेगुलेट करता है हमारे बॉडी के अंदर में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स के बीच में बैलेंस को। इलेक्ट्रोलाइट्स के बैलेंस को हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइट्स पहले चर्चा कर लिया ऑलरेडी, तो हम एक बार और डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होती है। इलेक्ट्रोलाइट्स एक तरह की ऐसे समझो कि हमारे बॉडी के अंदर में बहुत सारे केमिकल्स होती हैं, ठीक है, जो एनर्जी या फिर बहुत सारे प्रोसेस करने में हेल्प करती हैं, जैसे कि सोडियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस, आपका जैसे हमने अभी भी देखा था, अभी पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि हमारे बॉडी के अंदर से जब कैल्शियम कम हो जा रहा था तो फॉस्फोरस जो था वो इंक्रीज़ हो रहा था, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंसिंग हो रही थी। यहाँ पे भी हमको यही सारी चीज़ें देखनी है। मिनरल है भाई, अगर मिनरल कम या ज़्यादा हो जाएगा तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोलाइट्स की इम्बैलेंस हो जाएगा, तो यही बात यहाँ पे बोल रहा है। अगर सेकेंड बात करें तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की बात करते हैं। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या होती है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को अगर हम ध्यान से देखें ना तो ग्लूकोज की जैसा लगता है, ठीक है। तो इट इंक्लूड्स कॉर्टिसन एंड कॉर्टिसोल। अभी हमने देखा जैसे एल्डोस्टेरॉन था, एल्डोस्टेरॉन हमारे पहले वाले में यानी कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स में आपका ग्लूकोज है, उसमें आपका ये है मिनरल्स है आपके, जैसे कि मिनरल हमको टर्म समझ में आ रहा है वहाँ पे, और जिसको हम लोग एल्डोस्टेरॉन जिसके जो उसमें यहाँ पे आ रहा था, ऐसे ही ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के अंदर में कॉर्टिसन और कॉर्टिसोल आती है, कॉर्टिसन और
कॉर्टिसोल आती है। ये क्या करती हैं, ये हमारे सेल के अंदर में नॉर्मल मेटाबॉलिज्म को बनाती हैं। क्या करती हैं, नॉर्मल मेटाबॉलिज्म को बनाती हैं और हमारी बॉडी को लॉन्ग टर्म स्ट्रेस जो होती हैं उनसे क्या करती हैं, रेजिस्ट करती है, बचाती है हमको। और ये क्या करती हैं, हमारे बॉडी के अंदर में ब्लड ग्लूकोज को इंक्रीज़ कर देती हैं। अभी हम लोगों ने कहा कि ये जो ग्लूकोज टर्म यहाँ पे दिख रहा है, इसलिए ग्लूकोज को ये इंक्रीज़ करती हैं ताकि जो लॉन्ग टर्म हमारे बॉडी के अंदर में स्ट्रेस है उसके खिलाफ ये लड़ सकें और हमारे सेल्फ मेटाबॉलिज्म जो होता है उसको बढ़ा सकें। हमने मेटाबॉलिज्म ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट अगर आगे बढ़ते हैं तो एड्रिनल ग्लैंड के बारे में एक फिगर हम लोग और देख लें जिससे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर में। देखिए ध्यान से अगर देखा जाए तो आपका मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, आपका ये पोर्शन जो होता है आपका एड्रिनल ग्लैंड का, ये वाला भाग, ठीक है, आपको यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ये वाला आपको जो है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ये वाला हिस्सा जो है आपको ब्राउन, डार्क ब्राउन का हिस्सा, यहाँ से ये रिलीज़ होता है। अगर बात करें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की तो ये वाइट वाला जो पोर्शन है यहाँ से रिलीज़ होता है, ठीक है। अगर हम बात करें एंड्रोजन्स की तो एंड्रोजन्स जो होती हैं आपकी वो इस वाले हिस्से से जो हल्का एकदम डार्क है उससे निकलता है, ठीक है। लेकिन हम कैटेचोकोलेमिन्स की अगर बात करें, कैटेचोलेमिन्स जिनको हम लोग कलेक्टिवली आपकी एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन या फिर एड्रेनलिन या फिर नॉन एड्रेनलिन बोलते हैं, वो होता है जो कि देखिए डार्क पोर्शन यानी मेडुला जिसे हम बोलते हैं वहाँ से निकलती है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं पेप्टाइड्स भी यहाँ से निकलती हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें आपकी ये आपका पूरा कंप्लीट यहाँ पे सारी सेक्रेशन होती है। इस फिगर को हम लोग देख करके अच्छे से समझ सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें किस तरीके से काम करती हैं। अब हम बात करते हैं अगर इसका सेक्रेशन अधिक होने लगा तो कौन सा प्रॉब्लम होगा या फिर कम होने लगा तो कौन सा होगा। इट कॉजेज एक डिजीज़ होती है जिसको हम लोग कहते हैं कसिंग सिंड्रोम। अगर ये बहुत अधिक रिलीज़ होने लगे हमारे बॉडी के अंदर में तो एक डिजीज़ होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, कसिंग सिंड्रोम। क्या बोलते हैं, कसिंग सिंड्रोम। अकर्स व्हेन द बॉडी हैज़ टू मच ऑफ द हार्मोन कॉर्टिसोल ओवर टाइम। हम लोगों ने अभी कॉर्टिसोल को देखा था, कहाँ आया था कॉर्टिसोल, बता सकते हैं हमको कॉर्टिसोल टर्म कहाँ आया था। कॉर्टिसोल हमने कॉर्टिसोल अपने कार्टिसन और कॉर्टिसोल हम लोगों ने अभी अभी ऊपर में देखा था, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जिनको बोलते हैं, ठीक है। ये करते क्या थे, ये मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ कर रहे थे, प्रोमोट कर रहे थे, हमारे बॉडी को रेजिस्ट कर रही थी बॉडी के अंदर में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब ये हो जाता है तो ये जो हार्मोन होती है जब ये बहुत अधिक रिलीज़ हो जाता है कॉर्टिसोल समय के साथ में, तो ये एक बीमारी कॉज करता है जिसे हम लोग कसिंग सिंड्रोम बोलते हैं, ठीक है। अगर हम लोग इसका फिगर देख लें तो इस तरीके से जो पर्सन होता है उसकी हालत इस तरीके से हो जाती है कि यहाँ पे इसको यहाँ पे ये कूबर टाइप इसको निकल आता है जिसको हम लोग बुफेलो हम्प बोलते हैं। यहाँ पे इस जगह पे इसके पीठ के ऊपर में इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है इसके ये पे, और सामने इसका जो स्टमक होता है एब्डोमिनल स्ट्रेच होता है, यहाँ पे स्ट्रेच पड़ जाती है एब्डोमिनल पे, और ये पेट इसका काफ़ी बाहर निकला होता है, ठीक है। और ये इसके अगर देखा जाए तो यहाँ पे ऐसे इस तरीके से दाग पड़ जाती हैं, ठीक है। और कलर्ड स्ट्राइप पड़ जाता है, पूरे शरीर के ऊपर पे कलर्ड स्ट्राइप देखने को मिल जाती है। तो इस तरीके की जो डिजीज़ होती है वो आपकी किस में होती है, ये डिजीज़ आपकी होती है कसिंग सिंड्रोम में। किस में होती है, कसिंग सिंड्रोम में आपको देखने को मिल जाती है। जो किसकी वजह से होता है, कॉर्टिसोल जो होती है कॉर्टिसोल उसके बहुत ज़्यादा हाइपर सेक्रेशन की वजह से होता है। जब वो बहुत ज़्यादा सेक्रेट हो जाता है जो कि एक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का क्या है, एक पार्ट है, जब उसके सेक्रेशन बहुत अधिक हो जाता है तो ये डिजीज़ होती है। अगर बात करें कम डिजीज़ हो तो अगर कम इसका सेक्रेशन हो अगर कम सेक्रेशन हो तो कौन सा डिजीज़ होगा, अगर कम सेक्रेशन हुआ तो इसको एडिसन्स डिजीज़ होता है। कौन सी डिजीज़ होती है, एडिसन्स डिजीज़ होता है। एडिसन्स डिजीज़ में क्या हो जाता है कि मसल वीक हो जाती हैं, जो पर्सन होता है वो लेथार्जी होता है, उसका मूड जो होता है बहुत ही लो हो जाता है, लो एंथुजियास्टिक होता है, ठीक है। और किसी भी चीज़ में उसका इंटरेस्ट घट जाता है। ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं जब ह्यूमन बॉडी के अंदर में इन्हीं लोगों का सेक्रेशन क्या हो जाए, कम हो जाए। इसका अगर हम फिगर देखें तो इस तरीके से हालत हो जाती है व्यक्ति की एकदम। देखिए दादी माँ है शायद, तो इनकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब दिख रही है, ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या होता है, जो व्यक्ति को एडिशंस हो जाती है, ठीक है, इनको क्या 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 रोग होता है एडिशंस डिजीज़ में, ये वेट लॉस हो जाती है, ठीक है। आपको और भी बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं जैसे कि जीआई डिस्टर्बेंस हो जाती है, आपका खाना सही से पचेगा नहीं, एपेटाइट नहीं होगी, आपकी वीकनेस आ जाएगा आपकी बॉडी के अंदर में, ब्रॉन्ज पिगमेंटेशन ऑफ स्किन हो जाएगी, कलर आपकी स्किन का चेंज होता चला जाएगा, ठीक है। आपकी बॉडी हेयर की जो बॉडी हेयर है आपका उसमें डिस्टर्बेंस होना चालू हो जाएगा, उसमें समझ में गया। हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगी आपको, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगी आपको, पोस्टुरल हाइपोटेंशन हो जाएगी, ठीक है। ये सारी अलग अलग तरीके की क्या हो जाएंगी आपको डिजीज़ देखने को और भी मिल जाती हैं। इसमें बहुत सारी ये सारी चीज़ें आपको होने लगती हैं, ठीक है, जब आपको एडिशंस डिजीज़ होता है। अब नेक्स्ट
हमारा जो ग्लैंड है उसको हम लोग देखते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं गोनाड ग्लैंड। देखिए जहाँ कहीं भी गोनाड का वर्ड टर्म आता है तो हमने पहले ही डिस्कस किया है कि गोनाड टर्म हमेशा रिप्रोडक्शन को दिखाता है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में बात करता है। तो गोनाड ग्लैंड में अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें तो ह्यूमंस में दो तरीके की ही हमारी आपकी गोनाड ग्लैंड्स देखने को मिलती है। एक तो होता है टेस्टिस और एक होती है ओवरीज। टेस्टिस की बात करें तो ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट होता है, जबकि ओवरीज होती है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट होता है। अगर हम बात करें हमारी टेस्टिस की तो इट प्रोड्यूसेस एंड्रोजन हार्मोन। कौन सा हार्मोन्स? एंड्रोजन हार्मोन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड्रोजन हार्मोन्स होता है जिसको हम लोग टेस्टोस्टेरॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेस्टोस्टेरॉन। याद रखना, एल्डोस्टेरॉन अलग है, टेस्टोस्टेरॉन अलग है, ठीक है। एल्डोस्टेरॉन कहाँ पे है? एल्डोस्टेरॉन एड्रिनल ग्लैंड में, जो आपका ये आपका जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट है वो रिलीज़ करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखना कि ये ऐसा नहीं करता, ये दूसरा नाम है इसका, टेस्टोस्टेरॉन है। क्या नाम है इसका? टेस्टोस्टेरॉन है। दैट हेल्प्स इन स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस टर्म का हमने पहले यूज़ कर लिया था। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है जो स्पर्म बनाने में हेल्प करती है। तो ये टेस्टोस्टेरॉन जो होता है स्पर्म्स को बनाने में, और कॉज सेकेंडरी ग्रोथ इन मेल। मेल के अंदर में जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है, ठीक है, जैसे हेयर्स का आना और मोछे मोस्टाच का आ जाना, ठीक है, और उनका एक तरह से अट्रैक्शन टूवर्ड्स द गर्ल्स, ये सारी चीज़ें जो होती है उनके अंदर में, एक तरह से सेकेंडरी ग्रोथ, जो सेक्सुअल ग्रोथ जिनको बोलते हैं उनके अंदर में, तो वो सारी चीज़ें किसकी वजह से आती है? गोनाड ग्लैंड में, टेस्टीज में। कौन से हार्मोन्स की वजह से? टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टीज से हम लोग याद कर सकते हैं, टेस्टीज टेस्टोस्टेरॉन, टेस्टीज टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है, रिलीज होती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं ओवरीज की, यानी फीमेल के अंदर में, तो फीमेल बॉडी के अंदर में जो ओवरीज होती है वो जो सेक्रेट करती है वो दो तरीके के हार्मोन्स को सेक्रेट करती हैं। एक होता है एस्ट्रोजन, दूसरा होता है प्रोजेस्टेरॉन। क्या होता है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, दो तरीके के हार्मोन्स रिलीज करती हैं जो ओवरीज होती हैं, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट है। अगर हम बात करें इसका, तो एस्ट्रोजन जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं ब्यूटी हार्मोन, जो फीमेल के अंदर में ब्यूटीनेस होती है, ठीक है। ब्यूटीनेस अगर बात करें अगर मेल के अंदर में, तो मेल के अंदर में जो आपका ब्यूटी हार्मोन होता है वो होता है टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है। क्या होता है? टेस्टोस्टेरॉन, जो उनको ब्यूटीफुल हैंडसम बनाता है, ठीक है। लेकिन फीमेल को अगर ब्यूटीफुल की बात करें तो वो कौन बनाता है? वो बनाता है एस्ट्रोजन। कौन बनाता है? एस्ट्रोजन। और लड़कियों के अंदर में सेकेंडरी ग्रोथ, यानी वो भी सेक्सुअल ग्रोथ जो होती है गर्ल्स या फिर वुमेन्स के अंदर में, वुमेन के अंदर में, तो वो सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं किनकी वजह से? एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से, विच इज़ रिलीज्ड बाय दी ओवरीज, ठीक है। अगर हम बात करते हैं प्रोजेस्टेरॉन की, तो प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है? ये प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी हार्मोन्स इसको कहा जाता है। प्रोजेस्टेरॉन को प्रेगनेंसी हार्मोन्स कहा जाता है। जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इसी को चेक भी किया जाता है, जो किट के द्वारा, किट की हेल्प से जो चेक करते हैं, तो इसका लेवल बढ़ जाता है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ जाता है और एस्ट्रोजन का लेवल घट जाता है, जिसकी वजह से सामने वाले को समझ में आ जाता है कि ये जो लेडी है वो क्या है? प्रेग्नेंट है। हेल्प्स प्रिपेयर ब्रेस्ट टिश्यू फॉर लैक्टेशन। ये क्या करता है कि इसमें भाई अब मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस भी होना ज़रूरी होता है, तो भाई लैक्टेशन को करना है, यानी कि ब्रेस्ट, भाई जब बच्चा होने वाला है, जब प्रेग्नेंट है लेडीज़, तो कहीं ना कहीं एक तरह से ये भी प्रोसेस होना ज़रूरी है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर में, यानी कि खास करके वुमेन के अंदर में क्या करे कि वो उनके अंदर में मिल्क बन सके, ठीक है। क्या बन सके? मिल्क बन सके, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट हम लोगों को बात करते हैं पैंक्रियाज की। किसकी बात करते हैं? पैंक्रियाज की। तो द पैंक्रियाज लोकेटेड क्लोज टू द स्टमक इन एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी में ये स्टमक के पास में प्रेजेंट होता है। ये देखो क्या होता है, जो पैंक्रियाज होती है, जो कि हमारे मिक्स्ड ग्लैंड होती हैं, वो एक अलग तरीके की सेल्स की बनी होती हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। क्या बोलते हैं? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, जिनको हम लोग पैंक्रियाटिक आइलेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैंक्रियाटिक आइलेट्स बोलते हैं, ठीक है। ये बहुत ही छोटी छोटी हार्मोन्स टिश्यूज़ होती हैं, ठीक है, जो हार्मोन प्रोड्यूस करने वाली टिश्यू होती हैं, और ये पूरी फैली होती हैं। हमारी जो पूरी एंजाइम प्रोड्यूसिंग एसिनार्स होती हैं वो वहाँ पे फैली होती हैं। शायद समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो रहा। आइए फिगर जब देखते हैं ना, तो इन्हीं चीज़ों को जो मैंने अभी अभी बोला है, इसको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखिए ये है फिगर, देखिए ध्यान से समझिए क्या है, क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। देखिए समझिए, ये जो आपको ब्लू कलर का दिख रहा है, ये वाला जो ब्लू कलर वाला जितना भी है इस फिगर में, ये यहाँ पे, ठीक है, इस वाले जगह पे, इस वाले जगह पे, इस वाले जगह पे जो ब्लू कलर का दिख रहा है, ये है आपका क्या?
पैंक्रियाटिक आइलेट्स। क्या है? पैंक्रियाटिक आइलेट्स। क्या है? पैंक्रियाटिक आइलेट्स है। पैंक्रियाटिक आइलेट्स जो होती हैं वो चारों तरफ से, मतलब ये छोटे छोटे, देखो बता रहे हैं ना, इन छोटे छोटे जगहों पे, इन सब जगहों पे फैली होती है, लेकिन कहाँ फैली है? ध्यान से देखो तो इसको चारों तरफ, इसकी चारों तरफ, यहाँ पे चारों तरफ क्या है? ये चारों तरफ में एसिनस ग्लैंड है। कौन सी है? एसिनस ग्लैंड। हमको पता है कि ये जो हमारा पैंक्रियाज होती हैं ये मिक्स्ड ग्लैंड होती हैं और हार्मोन्स और एंजाइम्स दोनों रिलीज़ करती हैं। इस वजह से ये जो ब्लू कलर वाला जोन है ये तो आपका हार्मोन्स रिलीज़ करता है। क्या रिलीज़ करता है? हार्मोन्स रिलीज़ करता है। जबकि ये एसिनस जो आपकी ग्लैंड होती हैं, कौन सी? एसिनस ग्लैंड, जिसको हम लोग एसिनार भी बोलते हैं या फिर एसिनी भी बोलते हैं। 2-3 जगहों पे ये 2-3 नाम देखने को मिलता है। एसिनस ग्लैंड होता है, एसिनार होता है या फिर एसिनी बोला जाता है। तो ये जो हमारी होती हैं वो क्या रिलीज़ करती हैं? एंजाइम्स को रिलीज़ करती हैं, जिनको हम लोग पैंक्रियाटिक एंजाइम्स बोलते हैं। लेकिन ये जो होती हैं आपकी आइलेट्स जो होती हैं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जिनको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होती हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं? देखिए यहाँ पे आपका नाम भी लिखा हुआ है यहाँ पर, ये देखिए आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है, इनको ही बोला जाता है। ठीक है, ये क्या करती हैं? इसके अंदर में जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होती हैं ये अपने अंदर में 3 तरीके की अलग अलग तरीके की सेल्स कंटेन करती हैं जो अलग अलग तरीके की हार्मोन से रिलीज़ करती हैं। ये जो आइलेट्स होती हैं, ये वाली जो लैंगरहैंस ऑफ आइलेट्स हम लोगों ने अभी यहाँ पे फिगर देखा ब्लू कलर वाला, ये 3 तरीके की सेल्स अगर हम ध्यान से देखें, अगर इसी फिगर को हम लोग ध्यान से देख लें तो यहाँ पे 3 तरीके का स्ट्रक्चर, आपको अलग अलग स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। जो 3 तरीके की सेल्स होती हैं जिनको हम लोग बोलते हैं अल्फ़ा, बीटा, डेल्टा। कौन कौन सी सेल्स बोलते हैं? अल्फ़ा, बीटा, डेल्टा। क्या बोलते हैं? अल्फ़ा, बीटा, डेल्टा सेल्स बोलते हैं। ठीक है, अल्फ़ा, बीटा, डेल्टा, अल्फ़ा, बीटा और डेल्टा जब सेल्स बोलते हैं तो ये क्या करती हैं और किन किन तरीके से ये काम करती हैं? अगर हम बात करते हैं हम लोग सबसे पहला अल्फ़ा सेल्स, बीटा सेल्स और गामा सेल्स की, तो ये वाला फिगर हम लोग देख लें तो अच्छे समझ में आ जाए कि अल्फ़ा बीटा सेल्स होती क्या है। देखिए ये है अल्फ़ा सेल्स जो आपकी ये पिंक कलर की दिखाई दे रही हैं। ठीक है, ये वाली अल्फ़ा सेल्स हो गई जो पिंक कलर की दिखाई दे रहे हैं। ये हो गया बीटा सेल्स जो आपकी ब्लू कलर की दिखाई दे रही हैं। ये हो गया डेल्टा सेल्स जो कि आपको वायलेट कलर की दिखाई दे रही हैं। ठीक है, आपकी ब्लड वेजल्स भी प्रेजेंट होंगी। क्यों होंगी ब्लड वेजल्स प्रेजेंट? क्यों? क्योंकि हमको पता है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स में जो ज़्यादातर जो हार्मोन्स रिलीज होती हैं वो डायरेक्ट कहाँ पे होती हैं? ब्लड वेजल्स के अंदर होती है, ब्लड स्ट्रीम्स के अंदर होती हैं। तो भाई ब्लड वेजल्स को होना ज़रूरी है, इस वजह से यहाँ पे ब्लड वेजल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, ये आपका यही फिगर आपको बड़ा करके पैंक्रियाटिक जो आइलेट्स है, ये देखो पैंक्रियाटिक आइलेट्स भी टर्म यहाँ पे यूज़ हुआ है। तो ये जो आपका पैंक्रियाटिक आइलेट्स है इसको जूम करके यहाँ पे बताया आपको कि इसके अंदर में 3 तरीके की सेल्स होती है। ठीक है, ये सारे फंक्शंस करती हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें, अगर देखो इसी में अगर जब इसका फंक्शन समझ लेंगे तब ये चीज़ें समझ में आएंगी। देखिए अल्फ़ा सेल्स जो होता है वो क्या करता है? ये ग्लूकागॉन्स रिलीज़ करता है। क्या करता है? ग्लूकागॉन्स रिलीज़ करता है। ठीक है, ये रिलीज़ करता है ग्लूकागॉन्स। क्या करता है ग्लूकागॉन्स? जब बॉडी के अंदर में ब्लड ग्लूकोज लेवल घट जाता है, क्या करता है? ब्लड ग्लूकोज लेवल घट जाता है तो ये जो अल्फ़ा सेल्स हो जाती हैं ये एक्टिवेट हो जाती हैं और तुरंत क्या करती हैं? ग्लूकोज को रिलीज़ करती हैं ताकि ब्लड स्ट्रीम के अंदर में लेवल ऑफ द ग्लूकोज क्या हो सके? मेंटेन हो सके। यानी वो लगातार इसको क्या करती रहती हैं? सेक्रेट करती रहती हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करते हैं बीटा सेल्स की, तो वो एक अलग तरीके का हार्मोन्स रिलीज़ करती है जिसको हम लोग बोलते हैं, कौन सा हार्मोन? हम बोलते हैं उसको इंसुलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन्स बोलते हैं? इंसुलिन हार्मोन्स बोलते हैं। अल्फा सेल्स जो होती हैं वो ग्लूकागॉन हार्मोन्स रिलीज़ करती हैं। ऑन दी अदर हैंड बीटा सेल्स जो होती हैं वो कौन सी? इंसुलिन रिलीज़ करती हैं। इंसुलिन क्या करता है आखिरकार? इंसुलिन जो होता है वो जो इफेक्ट हो रहा है, जो मतलब अगर देखता है कि ब्लड स्ट्रीम के अंदर में हाइपर लेवल ऑफ द ग्लूकोज हो गया है, दैट मोमेंट ये एक्टिवेट होती है और उसको न्यूट्रल करने की कोशिश करती है, उनको घटाने का काम करती है। अगर अब सोचने वाली बात है, अगर ये जो बीटा सेल्स है, अगर वो बीटा सेल्स क्या होने लगे? डिस्ट्रॉय होने लगे। क्या होने लगे? यहाँ पे देखिए बीटा जो सेल्स थी वो डिस्ट्रॉय होने लगी। जब ये बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय होने लगी तो एट दैट टाइम क्या होता है? हमको एक डिजीज़ होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायबिटीज़। क्या बोलते हैं हम लोग? डायबिटीज़ डिजीज़ होती है। ठीक है भाई, ऑब्वियस है बीटा सेल्स जब खत्म हो जाएगी तो भाई इंसुलिन बनेगा नहीं, और इंसुलिन बनेगा नहीं तो हमारे बॉडी के अंदर में एक और ही चीज़ बढ़ती चली जाएगी, वो है ग्लूकोज। अगर बात करते हैं हम डेल्टा सेल्स की, तो डेल्टा सेल्स जो होती हैं एक अलग तरीके का हार्मोन रिलीज़ करती हैं। इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा अच्छे समझने की कोशिश करते हैं। ये जो होता है ये रिलीज़ करता है जो हार्मोन, उसको हम लोग बोलते हैं सोमैटोस्टेनिन। क्या बोलते हैं? सोमैटोस्टेनिन हार्मोन बोलते हैं। अगर हम आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताएं सोमैटोस्टेनिन के बारे में, तो सोमैटोस्टेनिन ना केवल यहाँ पे आपका पैंक्रियाट ये आपका केवल यहाँ पे रिलीज़ हो रहा है, इसलिए
ताकि ये इंसुलिन को और ये जो ग्लूकागॉन है इनको नियंत्रित कर सके, इन दोनों को नियंत्रित कर सके। जानते हैं क्यों? क्योंकि जो सोमैटोस्टेनिन होता है, जैसे ही सोमैटोस्टेनिन हार्मोन जहाँ भी पहुँचता है ना, वो आसपास के और जितने भी हार्मोन्स हैं उनको कह देता है भाई तुम रुक जाओ यार, तुम काम नहीं कर सकते, मैं जो चाहता हूँ, मैं जिसको चाहता हूँ वही फंक्शन करेगा, तुम नहीं करोगे। यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया में जब ये पहुँच जाता है तो बहुत सारे फंक्शंस को रोक देता है एक पर्टिकुलर एक्शंस को करने के लिए। जैसे कि सोमैटोस्टेनिन जब पहुँचता है आपके ड्यूडेनम में, स्मॉल इंटेस्टाइन की ड्यूडेनम में बैठता है, तो बहुत सारी जो एंजाइम्स होती हैं उनकी एक्टिवेशन को रोक देता है और बहुत सारे को प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए हेल्प करता है। और ये पैंक्रियाटिक जो जूस होती हैं उनको निकलने में भी हेल्प करता है। अगर सोमैटोस्टेनिन रिलीज ना हो तो आपका ये जो पैंक्रियाटिक एंजाइम्स होती हैं, पैंक्रियाटिक एंजाइम्स की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, तो पैंक्रियाटिक एंजाइम्स रिलीज ही नहीं होंगी आपके ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, ठीक है, तो दिक्कत करता है। तो सोमैटोस्टेनिन एक तरह से इनका फंक्शन इतना विचित्र है और कई कई केसेस में तो देखा गया है कि सोमैटोस्टेनिन किस तरीके से फंक्शन कर रहा है। अभी भी साइंटिस्ट उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं कि ये क्या, इसका एक्चुअल भी मेटाबॉलिज्म ये किस तरीके से काम करता है, अभी तक इसके ऊपर रिसर्च चल रही है कि क्या करता है ये, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे हम लोग बस इतना समझेंगे कि सोमैटोस्टेनिन जो होती है वो रिलीज़ किया जाता है, वो जहाँ पहुँचता है वो इंसुलिन या फिर ग्लूकोज को क्या करता है, नियंत्रित करने का काम करता है, इसको घटाने का काम करता है। इसी के साथ हमारा ग्लैंड चैप्टर आज खत्म हो जाता है, ठीक है। आपका थैंक यू वेरी मच। ये वीडियोस आप देखते रहिए, लाइक करते रहिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। हम लोग इसी के साथ में हमेशा आपस में मिलते रहेंगे और एक नया चैप्टर के साथ हम आपसे फिर से मिलेंगे, एक नई मुलाकात होगी आपके साथ में। थैंक यू वेरी मच।